कक्षा 9 के सीबीएसई के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। और हमने मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग का संस्मरण पाठ शुरू कर रखा है। हमने 3 वीडियो इसके पढ़ लिए हैं, चौथा भाग लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। और अब तक हमने इस पाठ को कहाँ तक पढ़ लिया है, हम चोर की कहानी को कंप्लीट करते हुए आगे आ गए हैं। लेखिका के 5 बहनें हैं। लेखिका खुद है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत। उसके बाद में लेखिका ने बताया है कि रेणु, अचला, भाई राजीव और 3 बहनें हैं वो लेखिका अवतार के रूप में सामने आती हैं। बीच की 2 बहनें हैं वो लेखिका नहीं है। और राजीव है वो भी हिंदी में लेखन कार्य करने लग जाता है। लेखिका ने अब अपने संस्मरण में इस कदर आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा कि जो 2 बहनें हैं वे साहित्य की दुनिया में कदम नहीं रख पाई हैं, तो वे हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं या हमसे कहीं हीन हैं, ये बात बताएगी। साथ ही ये बताएगी कि मेरा आगामी जीवन किस प्रकार चला। शादीशुदा जीवन, बच्चे हुए हैं, बच्चों का जीवन, पति के साथ किस प्रकार का जीवन आगे चलता है, ये बातें लेखिका इस वीडियो में हमें आगे बताएगी। साथ ही ये भी बताएगी कि उनकी जो बहनें लेखन की दुनिया से नहीं जुड़ी हैं, वे किस प्रकार से जिद्दी हैं, सख्त हैं, कठोर हैं, मुलायम हैं, किस प्रकार का व्यवहार रखती हैं, ये बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादे की मन्नत के नचिस्तन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अर्थात परदादे की मन्नत के बाद धरती पर आई लेकिन लेखिका नहीं बन पाई। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था। हाँ, यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी हो और रसोइयों को खाने खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो इन सब चीज़ों से परिचित थी। देखिए क्या बताया है कि रेणु, अचला तो फिर भी चली जाती थी, लेकिन रेणु के बारे में बताया है कि वो कभी भी स्कूल बस में बैठकर घर नहीं आती थी, न ही स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। क्यों? क्योंकि रेणु का मानना था कि इतने से छोटे से सफर के लिए बस से यात्रा करना कहीं न कहीं सामंत शाही का प्रतीक है, अपने आप को वीआईपी दिखाने का प्रतीक है। अब ये बात आपको भी समझने की जरूरत है कि आपको अगर बस 100 मीटर दूर छोड़ती है तो आप ये कहते हैं कि हमें तो घर के दरवाजे के पास ही छोड़ो। रेणु से कुछ सीखो। वो स्कूल गेट के पास, घर के गेट के पास स्कूल आती है, बावजूद इसके बस में बैठ कर नहीं जाती है, बल्कि पैदल स्कूल जाती है और पैदल ही स्कूल आती है। और क्या सोच है? सोच उसकी यह है कि ये तो सामंत शाही का प्रतीक है। इस प्रकार से वो ये सोचती है। हाँ, सामंतशाही का प्रतीक है। उसके बाद लेखिका ने कहा है कि माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठे चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खर्रामा खर्रामा अर्थात हाँफते हाँफते आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लेकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जिस तरह से पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। तरह तरह के तर्क दिए। पिता से पूछो। तो लेखिका ने यह बताया है कि काफ़ी जिद्दी स्वभाव की है रेणु, और अचला तो दोनों बीच की हैं, उसमें रेणु काफ़ी जिद्दी स्वभाव की है। पहले क्या कहती है कि पहले तो बस में नहीं जाती है,
अर्थात बस में बैठ कर नहीं जाती है। पिताजी बार बार कहते भी हैं, थकान भी होती है, परेशान भी होती है, बावजूद इसके। दूसरी बात, बचपन में जनरल थिमैया से फोटो मंगवा ली और कोई मोटरसाइकिल सवार आकर दे गया। जनरल थिमैया अर्थात बहुत बड़ा पद है, उसका चित्र मंगवा लिया और चित्र आ गया तो रुतबा हो गया चारों ओर। हाँ, बाद में बात आती है बीए की, तो वो बीए करने से मना कर देती है और घर वालों से कहती है कि पहले मुझे आप ये समझाओ कि बीए करना जरूरी क्यों है। अब पिताजी कहते हैं इसलिए कर लो। ये उन्हें तर्क अच्छा नहीं लगा तो बीए करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माने का आप पिताजी से पूछो, तो और पिताजी जब कहते हैं तो बीए करनी आपको है। इस प्रकार से आगे पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह कई तर्क दिए कि बीए कर लोगे तो नौकरी लग जाएगी, बीए कर लोगे तो शादी हो जाएगी, बीए कर लोगी तो लोग इज्जत से देखेंगे। कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा ना बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अर्थात इत्र कौन लगाए, सेंट कौन लगाए, डीओ कौन लगाए, जो हमेशा नहीं नहाता है, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि ये नहाया हुआ है, नहीं नहाया हुआ है। तो जब भी कोई इत्र भेंट करता है किसको, रेणु को, तो वो मजाक में क्या कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं। तीसरे नंबर पर है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शिष्यों के अंक ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़की से हुई। कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई, आती भी क्यों। उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब बात आई है चित्रा की। चित्रा के बारे में क्या लेखिका ने बताया है कि वो भी काफी जिद्दी है, अड़ियल है, और एक लड़का उसने पसंद कर लिया, लड़के को भी पता नहीं था, और न केवल पसंद कर लिया बल्कि ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी के साथ। बाद में उस लड़के से एक मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में लड़का हाँ कर लेता है और उसके साथ शादी हो जाती है। हम में सबसे छोटी बहन असला काफी दिनों तक कुछ कम किसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, अर्थात इकोनॉमिक्स से एमए किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लेख पर नहीं चल पाई। घर-बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, तो अचला भी लेखन की दुनिया में आ जाती है। एक बात हम में एक सी रही, घर-बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक की कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। अर्थात लेखिका ने यहाँ पर यह बताया है कि हम 500 बहनों ने एक बार जो शादी की उसको उम्र भर निभाया। अर्थात हमारा विश्वास मर्द बदलने में नहीं था, हमारा विश्वास था कि घर में रहकर अपने तमाम प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसे हम अपने तरीके से अगर पूर्ण करें, बशर्ते हम में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, कर गुजरने का साहस हो, तो हम कर सकते हैं। हमने परंपरागत तरीके से और सभी ने इस बात को, पारिवारिक रिश्तों को अच्छी तरीके से निभाया था। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो,
पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग डब्बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर 19 शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका ने बताया कि शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में गई। डालमिया नगर में वहां पर पुरातन पंथी विचारों के लोग थे। जब सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने जाते थे तो भी पति पत्नी अलग अलग बैठते थे, पति अलग और पत्नी अलग, अर्थात महिलाएं अलग और पुरुष अलग। ऐसे माहौल में मैंने पराये औरतों के साथ, पराये मर्दों के साथ नाटक में अभिनय करना सिखाया। अकाल राहत कोष के लिए पैसा जमा किया और अकाल से पीड़ित लोगों की नाटकों के जरिए मदद की। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिए। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां से स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। देखिए लेखिका ने क्या कहा है कि कैथोलिक बिशप नाम का एक ट्रस्ट था। उस ट्रस्ट से मैंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप हमारे क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो उस ट्रस्ट के एक सदस्य ने मुझे ये कहा कि वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, अर्थात ईसाई समुदाय के लोगों की जनसंख्या कम है, इस कारण हम वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। मगर हाँ, एक शर्त पर हम स्कूल खोल सकते हैं कि अगले 100 वर्ष तक वह स्कूल चलता रहेगा। ये विश्वास आप हमें दिलाएं। ये बात लेखिका को कही, किसने? उस ट्रस्ट के एक सदस्य ने। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया इस बात पर। किस बात पर? कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, इस बात पर। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिला जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं। अर्थात लेखिका को कैथोलिक बिशप के उस ट्रस्ट ने क्या बताया कि बच्चों की समस्या आपकी है, हमारे नहीं है। अगर आप हमें 100 वर्ष का विश्वास नहीं दिला सकते तो हम वहां स्कूल नहीं खोल सकते। बात कड़वी थी पर 100% सच भी थी और सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से ये आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ, अर्थात मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैंने एक प्राइमरी स्कूल खुद ने खोली जिसमें मैंने इन तीनों लैंग्वेज को प्राइमरी स्तर पर पढ़ाया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में उनका प्रवेश भी हो पाया, दाखिला भी हो पाया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए हो, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से किसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। 1950 को दिल्ली में बहुत मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले प्रणालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बरसात के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चले जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का सही जवाब, माकूल जवाब का मतलब है सही जवाब, किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते हुआ ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरसने के बाद थम गई थी, सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, कोई भी दुख नहीं था, कोई भी अफसोस नहीं था। वह वापस 2 मील का सफर पार करके घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद
था। अर्थात लेखिका ने क्या बताया है? लेखिका ने बताया है कि मूसलाधार बारिश होती है दिल्ली में, नालों पर नालों में बाढ़ आ जाती है, सरकारी दफ्तरों की फाइलें हैं वो पानी में तैर रही हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद है, मगर बावजूद इसके रेणु ने कहा कि मैं तो स्कूल जाऊंगी। और इस बाढ़ भरे माहौल में वह 2 मील का सफर पार करके स्कूल जाती है तो चौकीदार दंग रह जाता है और कहता है कि बेटा स्कूल तो बंद है आज और आप वापस घर जाओ। वापस आ जाती है, घर पर आती है तो और घर वाले कहते हैं कि हमने पहले कहा था कि स्कूल बंद था, बंद होगा, लेकिन आपने हम पर विश्वास नहीं किया। इस पर वो क्या कहती है? उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना और न कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में वह अकेली चली आती है। इस प्रकार से प्रस्तुत संस्मरण में, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने यह बताया है कि देखिए मेरे संग की औरतें, अर्थात तत्कालीन समय में किस प्रकार का माहौल रहा होगा। देखिए लेखिका ने किन की चर्चा की है? लेखिका की एक नानी है, लेखिका की माँ है, लेखिका की एक दादी है, लेखिका की एक परदादी है, लेखिका के 4 बहन हैं। कौन है? मंजुल भगत है, चित्रा है, रेणु है, अचला है और खुद लेखिका मृदुला गर्ग है। लेखिका अवतार किन किन का हुआ? मंजुल भगत का, चित्रा का, मृदुला गर्ग का और बाद में अचला का होता है बाद में। ये 2 बहनें हैं वो लेखिका अवतार के रूप में नहीं आती हैं। और नानी जो जिनकी क्या विशेषता है कि वो पर्दानशी औरत है, अनपढ़ है, पर देश की आजादी का जुनून उसके भीतर दौड़ता है और वो अपनी 15 वर्षीय बेटी अर्थात लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराने की अपेक्षा रखती है और अपने पति अर्थात लेखिका के नाना का वो एक साहब मानती है। वो नहीं चाहती कि उनकी पुत्र की शादी किसी साहब से हो। बाद में क्या स्थिति आती है? लेखिका की माँ जिसकी क्या विशेषताएं हैं कि वह नंबर 1 कभी झूठ नहीं बोलती, नंबर 2 एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती। इस कारण परिवार वाले भी, समाज वाले भी उसे अच्छा मानते हैं, आदर के साथ उसको स्वीकारते हैं। लेखिका की दादी कभी भी अपनी बहू से कार्य नहीं करवाती है, अपनी बहू के प्रति एक पुत्र की भांति व्यवहार करती है। परदादी मन्नत मांगती है कि मेरी पतोहू के पहली संतान लड़की के रूप में पैदा हो। आज से 50-60 साल पहले ये एक बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है, लेकिन वो मानती है। मन्नत के परिणाम स्वरूप एक के बाद एक 5 लड़कियां पैदा होती है और वो 5 के नाम यहां लिख रखे हैं। और मंजुल भगत, घर का नाम मंजुल, शादी के बाद नाम पड़ा मंजुले भगत। उसके बाद में चित्रा, रेणु, अचला, मृदुला गर्ग नंबर 2 पर। मृदुला घर का नाम, शादी के बाद नाम पड़ा मृदुला गर्ग। किस समुदाय के लोग हैं? जैन समुदाय के लोग। तो तत्कालीन समय अर्थात 1947 से पूर्व और 1950 तक महिलाओं की स्थिति कैसी थी? मेरे संग की औरतें अर्थात मेरे साथ की औरतें, इस संस्मरण में ये बात लेखिका ने विस्तार से बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डाउट कॉलम में आपका क्वेश्चन डालिए और अपना समाधान पाइए। पाठ को हमने पूरा अच्छी तरीके से 5 वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।